दिल्ली और एनसीआर घने कोहरे की चपेट में नजर आ रहा। सुबह से जबरदस्त धुंध है, इसकी वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के पालम में सुबह 5:30 बजे विजिबिलिटी महज 25 मीटर और सफदरजंग में 50 मीटर थी। मौसम विभाग ने जो सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं उसके मुताबिक दिल्ली और आसपास के राज्यों पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में घना कोहरा रहेगा। मौसम विभाग ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए कोहरे का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। इन 4 राज्यों में आज और कल रेड अलर्ट है, जबकि उसके अगले 2 दिनों तक ऑरेंज अलर्ट जारी रहेगा। बुजुर्गों और बच्चों को लेकर खास तौर पर सतर्क रहने को कहा गया है। कोहरे में हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के काफिले की टक्कर हो गई। हिसार से सिरसा जाते वक्त देर रात अग्रोह के पास यह हादसा हो गया। काफिले में चल रही पुलिस की बोलेरो के अचानक ब्रेक लगाने के कारण काफिले की गाड़ी आपस में टकरा गई। सड़क पर घनी धुंध के कारण यह घटना हो गई। हादसे में पुलिस के कमांडो को चोटें आई। डिप्टी सीएम पूरी तरीके से सुरक्षित। कोहरे की वजह से गौतम बुद्ध नगर में भीषण हादसा हो गया। जानकारी के मुताबिक दनकौर इलाके में एक बस कंटेनर से टकरा गई। हादसे में एक यात्री की मौत हो गई, जबकि 10 लोग जख्मी हो चुके हैं। बस में करीब 60 लोग सवार थे। सभी यात्रियों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया और मौके पर राहत का काम शुरू किया गया। दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से जारी वेदर एडवाइजरी में कह दिया गया है कि फिलहाल घने कोहरे के बावजूद फ्लाइट का ऑपरेशन जारी है। पालम एयरपोर्ट की विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम है। इस बात को ध्यान में रखते हुए एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कह दिया है कि दिल्ली से बाहर जाने वाली यात्री अपने सफर के लिए संबंधित एयर कंपनियों के संपर्क में बने रहें। मौसम विभाग और मौसम जो है खराब हो सकता है और फ्लाइट रद्द भी किए जा सकते हैं। महामारी विशेषज्ञ एरिक फिगलडिंग का दावा है कि चीन की आधी से ज्यादा आबादी कोरोना पॉजिटिव होगी और हजारों लोग अपनी जान गंवाएंगे। डिंग का कहना है कि आने वाले दिनों में चीन में घंटों में ही मरीजों की संख्या डबल होने लगेगी। चीन में प्रतिबंध हटने के बाद से हालात लगातार बेकाबू हैं और स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा चुकी हैं। अगले 90 दिन में चीन में करीब 60% और दुनिया में 10% आबादी के कोरोना पॉजिटिव होने की आशंका है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में नए मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा एलएसी के पास वाले इलाकों में मोबाइल नेटवर्क को मजबूत बनाने के लिए इसी तरह के टावर लगाने का काम लगातार जारी है। सरकार की कोशिश विकास के जरिए चीन के गुस्ताखियों का जवाब देने की है। नए टावर लगने से इलाके में मोबाइल कनेक्टिविटी बेहतर हो रही है, वहीं इंटरनेट का भी इस्तेमाल करना आसान हो गया है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का काम तेजी से चल रहा है और इससे तय वक्त से पहले जनता को सौंपने की पूरी तैयारी है। यह एक्सप्रेसवे दिल्ली के अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन के सामने से शुरू होकर लोनी बॉर्डर होते हुए बागपत में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को जोड़ेगा। कई मायनों में एक्सप्रेसवे खास हो जाता है। इसके बन जाने से दिल्ली से देहरादून का सफर महज 2-2.5 घंटे में तब्दील हो जाएगा। महाकाल मंदिर में आज से एक बड़ा नियम लागू हो जाएगा। यहां फोन ले जाने पर रोक लग जाएगी। दर्शन के लिए जाने से पहले फोन जमा करवाना होगा। पाबंदी के साथ ही भक्तों की सहूलियत का पूरा ख्याल रखा गया है। यहां भक्त 3 जगह से मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। ऐसे में तीनों जगहों पर मोबाइल रखने के लिए लॉकर बनाए गए हैं। श्रद्धालुओं के मोबाइल की फोटोग्राफी भी होगी। काकोरी कांड के अमर सेनानियों की याद में शौर्य और भारत के बढ़ते वर्चस्व पर गोरखपुर में देश के सबसे बड़े ड्रोन शो का आयोजन हुआ। 750 ड्रोन कैमरों ने काकोरी कांड के बलिदानियों की अमर गाथा को सतरंगी रूप में पेश करा और सबका मन मोह लिया। इस भव्य और शानदार आयोजन के साक्षी खुद उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ बने। गुजरात में महाजीत हासिल करने के बाद जश्न का सिलसिला। गुजरात में महाजीत हासिल करने के बाद जश्न का सिलसिला अभी चल रहा है। इसी कड़ी में आज दिल्ली के जिमखाना क्लब में बड़ा जश्न की तैयारी है। गुजरात में पार्टी के अध्यक्ष सीआर पाटिल आज क्लब में बड़ी पार्टी आयोजित कर रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी शिरकत करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में बीजेपी की जीत का श्रेय सीआर पाटिल को ही दिया है। संसद की कार्रवाई से पहले दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक खत्म हो गई है। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद रहे।
संसद में चीन को लेकर विपक्ष के हमलों को लेकर बीजेपी में मंथन किया गया। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने G20 की बैठक को लेकर प्रेजेंटेशन दिया। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए सभी सांसद अपने क्षेत्रों में खेल महोत्सव कराएं। दिल्ली में कथित शराब घोटाले पर आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। मामले में आज ईडी की ओर से दाखिल की गई चार्जशीट पर सुनवाई होनी है। ईडी आज अपनी दलील पेश करेगी। ईडी ने मामले में समीर महेंद्रू के खिलाफ चार्जशीट जो है दाखिल की है। ईडी ने कहा है कि साउथ ग्रुप से समीर महेंद्रू के पैसों का अरेंजमेंट किया था। 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस पर सुनवाई होनी है। अदालत ने 15 नवंबर को अभिनेत्री को नियमित जमानत दी थी। इस मामले में उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी। फर्नांडिस के पहले वकील ने कोर्ट में जानकारी दी थी कि उन्हें अभी ईडी के आरोप पत्र की कॉपी और अन्य दस्तावेज नहीं मिले हैं, जिसके बाद कोर्ट ने संक्षिप्त सुनवाई के बाद अगली सुनवाई की तारीख दी थी। ज्ञानवापी से जुड़े सभी मामलों को जिला अदालत में क्लब करने पर आज सुनवाई होगी। आज वादी महिलाओं लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास और रेखा पाठक की ओर से जिला अदालत में सभी मामलों को एक साथ सुनने के लिए याचिका दायर की गई। मामले में आज दोपहर 2 बजे से जिला जज डॉक्टर A.K. विश्वेश सुनवाई करेंगे। संसद में विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की ओर प्रयास में है। चीन के मुद्दे पर यह मांग जारी है। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि चीन हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है। इस मुद्दे पर हम चर्चा नहीं करेंगे तो और किस बात को लेकर चर्चा करेंगे। इसके बाद विपक्ष के रुख पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कह दिया कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर ओछी राजनीति कर रही है, यहां तक कि संसद के नियमों का उल्लंघन कर रही है। तवांग में चीनी सैनिकों के साथ हुई झड़प पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर चीन के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि चीन के मुद्दे पर हमने बफर जोन बनाने की गलती की। ओवैसी ने कहा कि मोदी सरकार पारदर्शी नहीं है, वो आधा सच कहते हैं। सरकार भ्रामक तथ्य बताती है। हमारी सेना तो बहादुर है, लेकिन हमारी सरकार कमजोर है। ओवैसी ने कहा कि विपक्ष एकजुट होकर चर्चा की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार चर्चा नहीं चाहती। चीनी सैनिकों से झड़प के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जो बयान दिया, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उसका जवाब दिया। एस जयशंकर ने जोर देकर कहा कि सेना के लिए पिटाई जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। हमारे जवान 13,000 फीट की ऊंचाई पर सीमा की रक्षा कर रहे हैं, उनका हम सभी को सम्मान करना चाहिए। राजस्थान में आज भारत जोड़ो यात्रा का 16वां दिन है। इस दौरान अलवर में जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी वाले पूछते हैं कि राहुल गांधी इस यात्रा में क्या कर रहे हैं। मेरा जवाब यह है कि मैं नफरत के बाजार में प्यार का संदेश दे रहा हूं। मैं बीजेपी वालों से नफरत नहीं करता, उनकी विचारधारा के खिलाफ लड़ता हूं। राहुल गांधी ने बीजेपी नेताओं को संदेश देते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी उन्होंने कहा कि आप मुझसे नफरत कर सको या फिर आपकी ये दिल की बात है। आपकी दुकान नफरत की और मेरी दुकान मोहब्बत की। अलवर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि आजादी की लड़ाई में कांग्रेस के कई नेताओं ने अपनी जान दे दी, लेकिन बीजेपी वालों के घर से आजादी की लड़ाई में एक कुत्ता भी नहीं मरा। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि हमने देश को आजादी दिलाई, देश की एकता के लिए इंदिरा और राजीव गांधी ने अपनी जान दी और हमारी पार्टी के नेताओं ने अपनी जान दी। आपने क्या किया? आपके घर में कोई देश के लिए कुत्ता तक मरा है? क्या किसी ने कोई कुर्बानी दी है? छपरा में जहरीली शराब से मौत मामले में बीजेपी ने विधानसभा में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी ने मौत का आंकड़ा छुपाने का भी आरोप लगाया, साथ ही मृतकों के परिवार वालों को मुआवजा देने की मांग की। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले ही कह चुके हैं कि वो मुआवजा नहीं देंगे। विपक्ष के हमले के बीच प्रशासन ने अवैध शराब का कारोबार करने वालों पर कार्रवाई तेज कर दी है। छपरा में दियारा इलाके में शराब फैक्ट्रियों पर कार्रवाई की गई। ड्रोन की मदद से अवैध शराब भट्टियां तलाशी गईं और उन्हें नष्ट किया गया।
जहरीली शराब मामले में चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में लोगों की मौत नहीं बल्कि हत्या हुई है। चिराग पासवान का आरोप है कि मुख्यमंत्री शराब बनाने वालों को संरक्षण दे रहे हैं। मरने वालों का पोस्टमार्टम किए बिना ही अंतिम संस्कार करवाया गया। मृतकों के परिवार पर दबाव का आरोप लगाते हुए कहा गया कि लोगों से कहा जा रहा है कि मत बोलो कि शराब से मृत्यु हुई है, नहीं तो जेल भेज देंगे। कर्नाटक विधानसभा में सावरकर की तस्वीर लगाए जाने पर सियासी बवाल तेज हो चुका है। कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष ने इसके विरोध में विधानसभा से वॉकआउट कर दिया। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि सदन में वाल्मीकि, कनकदास, अंबेडकर, सरदार पटेल की तस्वीरें लगाई जाए। कांग्रेस के विरोध के बाद बीजेपी ने पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि वैचारिक मतभेद होना चाहिए, लेकिन सावरकर स्वतंत्रता सेनानी हैं। अगर उनकी तस्वीर ना लगाई जाए तो सदन में दाऊद इब्राहिम की तस्वीर लगाएं। कर्नाटक में बेलगावी पुलिस ने महाराष्ट्र एकीकरण समिति को महामेला सम्मेलन आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। जिस जगह पर महामेला होना है वहां भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है और धारा 144 लगाई गई है। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि पहली बार केंद्रीय गृह मंत्री ने अंतर्राज्यीय सीमा विवाद में मध्यस्थता की है और इस मुद्दे पर अब राजनीति नहीं होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के शोपियां में लश्कर ए तैयबा के 3 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। जानकारी के मुताबिक मारे गए आतंकियों में से 2 की पहचान हो चुकी है। एक का नाम लतीफ लोन था, जो शोपियां का रहने वाला था। लतीफ लोन कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण भट्ट की हत्या में शामिल था। मारे गए दूसरे आतंकी का नाम उमर नजीती था, जो अनंतनाग का बताया जा रहा, और उमर नेपाल के नागरिक तिल बहादुर थापा की हत्या में शामिल था। सुरक्षा बलों ने एक AK-47 और 2 पिस्तौल बरामद किए। उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश में मदरसों को लेकर सियासत तेज हो चुकी है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने ऐलान कर दिया कि मदरसों की पठन सामग्री की जांच की जाएगी और जांच की जिम्मेदारी हर जिले के डीएम के पास होगी। गृह मंत्री के ऐलान के बाद कांग्रेस ने आपत्ति जताई और पूछा कि अगर जांच हो रही है तो सरस्वती शिशु मंदिर की जांच क्यों नहीं हो जाती। दरअसल दतिया के एक मदरसे में हिंदू छात्रों के पढ़ाने का मामला सामने आया है। हिंदू छात्रों से मदरसे में गैर मजहबी सवाल पूछने का आरोप लगाया गया है। मामला सामने आने के बाद एनसीपीसीआर में मदरसे को नोटिस भी भेज दिया। इसी मामले में बाद मध्य प्रदेश ने मदरसों पर अपनी नजरें पैनी कर ली। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मंजूरी न देने की मांग की है। राज्यसभा में सुशील मोदी ने कहा है कि भारत जैसे देश में इन तरह की चीजों का ना तो मान्यता है और ना ही इसे स्वीकार किया जाता है। अगर ऐसा किया जाता है तो ये पूर्ण विनाश का कारण होगा। दरअसल शीर्ष अदालत ने साल 2018 में समलैंगिकता को अपराध कांग्रेस नेता अजय राय ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया है। अजय राय ने उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में कहा है कि स्मृति ईरानी अमेठी में लटके झटके दिखाने आती हैं और इसके बाद वापस चली जाती हैं। उन्होंने संकेत दिया कि राहुल गांधी 2024 में अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। साथ ही ये भी कह दिया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वो वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी को चैलेंज देंगे। अजय राय के बयान पर स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर हमला बोला। स्मृति ईरानी ने ट्वीट करके राहुल गांधी जी, आपने किसी प्रांतीय नेता से अभद्र तरीके से 2024 में अमेठी से लड़ने की घोषणा करवाई है, तो क्या आप अमेठी से लड़ना आपका पक्का समझूं, दूसरी सीट पर भाग तो नहीं जाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा। प्रयागराज के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छात्र संघ की बहाली की मांग को लेकर जबरदस्त बवाल हुआ। इस दौरान छात्रों और यूनिवर्सिटी में तैनात गार्डों के बीच जमकर ईंट पत्थर चले, जिसमें कई छात्र घायल हुए और छात्रों ने सुरक्षा गार्ड पर गोली चलाने का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि छात्र संघ बहाली को लेकर छात्रों का प्रदर्शन चल रहा था। इसी दौरान छात्रों और सुरक्षा गार्डों के बीच बवाल हो गया। नौबत ईंट पत्थर तक चलने पर आ गई। छात्रों ने यूनिवर्सिटी कैंपस में तोड़फोड़ के साथ ही कुछ गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के किसान संगठन से जुड़े किसानों ने अपनी पुरानी मांगों को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रदर्शन शुरू कर दिया है। गर्जना रैली के तहत 7 राज्यों के 40,000 अन्नदाता देश की राजधानी में डटे हुए हैं। देश भर से किसान बसों, ट्रैक्टरों और मोटरसाइकिल से रामलीला मैदान पहुंचे और इनपुट लागत के आधार पर अपनी फसलों के लिए लाभकारी मूल्य की मांग की। किसानों ने सभी प्रकार की कृषि गतिविधियों पर जीएसटी को वापस लेने और आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों को
व्यवसायिक उत्पादन की अनुमति देने की भी मांग की। वो प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता को बढ़ाने के लिए भी केंद्र पर जोर दे रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने मेयर और पार्षदों को बड़ी सौगात दे दी है। शिवराज ने मेयर और पार्षदों के मानदेय और भत्ते दोगुना करने का ऐलान कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम दोनों मिलकर राज्य का विकास करेंगे। मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद मेयर और पार्षदों में खुशी। बठिंडा में एक शख्स के पास से प्राचीन सिक्कों का भंडार मिला है, जिसमें महाराजा रंजीत औरंगजेब समेत मध्यकाल के कई राजाओं के सिक्के मौजूद हैं। साथ ही कई विदेशी सिक्के भी मौजूद हैं। शख्स के पास वर्ल्ड का सबसे छोटा गोल्ड कॉइन भी है। कश्मीर घाटी में पढ़ने वाले छात्रों के लिए गुड न्यूज निकल कर आई है। सरकार शिक्षा को बढ़ाने देने के लिए कई कदम उठा रही है। जहां घाटी के राजौरी में 2 मंजिला नई सरकारी स्कूल का निर्माण किया जा रहा है। ये स्कूल सभी मॉडर्न सुविधाओं से लैस होगा। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अंबाला के लोगों को सेहत की सौगात दे दी। अनिल विज ने अंबाला के पॉली क्लिनिक में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन कर दिया। यूएस इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स फाउंडेशन ने इस ऑक्सीजन प्लांट को डोनेट किया है। इस दौरान अमेरिका से आए फाउंडर मेंबर अशोक मग्गू भी मौजूद रहे। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों का ट्रायल लिया। इस मौके पर मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि पर्यावरण को प्रदूषण से बचाना सरकार की प्राथमिकता है। इसकी शुरुआत परिवहन विभाग से की जाएगी। बहुत जल्द राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन चलने लगेंगे। रूस और यूक्रेन के बीच जंग लगातार जारी है। इस बीच खबर ये निकल कर आ रही है कि रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव में मौजूदा बिजली संयंत्रों पर बड़ा हमला कर दिया। हमले में बुनियादी ढांचों को काफी नुकसान पहुंचा है। हमले के बाद यूक्रेन में बिजली संकट पर ज्यादा बढ़ गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से हथियारों की मांग की है। जेलेंस्की ने कह दिया है कि रूस से युद्ध लड़ने के लिए पश्चिमी देश मिसाइल डिफेंस सिस्टम, टैंक और दूसरे हथियार भेजें। जेलेंस्की की इस अपील के फौरन बाद ही रूस ने अमेरिका से मिले हार्म मिसाइल सिस्टम को बर्बाद किए जाने का दावा किया। पश्चिमी देशों को अपनी शक्ति दिखाने के मकसद से रूसी सेना ने बेलारूस के साथ बड़ा सेनाभ्यास किया। रूस जल्द ही चीन के साथ भी युद्धाभ्यास शुरू करेगा। बता दें कि यूक्रेन समेत कई पश्चिमी देशों की रूस के युद्ध अभ्यास पर नजर है। यूक्रेन को एक बार फिर से ब्रिटेन का साथ मिल चुका है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने अगले साल यूक्रेन को बड़ी आर्थिक मदद देने की बात कह दी। सुनक ने कहा कि उनकी सरकार 2.3 बिलियन पाउंड या इससे अधिक रकम देकर यूक्रेन की मदद करेगा। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर ने संसद में विश्वास मत जीत लिया। छोटी पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का अनवर इब्राहिम को चुनाव में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। बाद में प्रतिद्वंदी छोटी पार्टियों के साथ उन्होंने गठजोड़ करके 2/3 बहुमत हासिल करके अपनी ताकत दिखाई। अमेरिकी शहर होनोलुलु जा रही हवाईयन एयरलाइंस की फ्लाइट में एयर टर्बुलेंस के कारण फ्लाइट का संतुलन बिगड़ने से 36 लोग घायल हो गए। 11 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया। थाईलैंड की खाड़ी में थाईलैंड की नौसेना का जहाज डूब गया। जहाज से 5 सैनिकों को रेस्क्यू करके बचा लिया गया। बता दें कि समुद्र में उठी तेज लहरों के कारण नौसेना का जहाज डूब गया। ट्विटर पर 57.5% लोगों ने एलन मस्क से ट्विटर के सीईओ पद छोड़ने की मांग की। इस पोल को खुद ट्विटर के मालिक का एलन मस्क ने ट्वीट करके बताया। 2 महीने पहले ही एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदा था और सीईओ बन गए थे। फीफा विश्व कप जीतने के बाद जहां अर्जेंटीना में लोग जश्न मना रहे हैं, उत्साह और उमंग का माहौल नजर आ रहा है। फ्रांस में लोग नाराज हैं। फाइनल्स में अर्जेंटीना से मिली हार के बाद लोग हताहत हो गए। नागरिकों ने सड़कों पर जमकर बवाल काटा। गुस्सा लोगों ने कई जगह पर पुलिस वालों से झड़प की तो कई जगह पुलिस वालों पर पटाखे फेंके। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में अमेरिका की दिग्गज टेनिस खिलाड़ी वेनिस विलियम्सन को
वाइल्ड कार्ड एंट्री मिल चुकी है और वीनस को ऑस्ट्रेलियन ओपन में साल 2003 और 2007 में अपनी बहन सेरेना विलियम्स से फाइनल में हार का सामना करना पड़ा था।